नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। 5 रियासतों वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम और पुडुचेरी में हुए असेंबली इंतखाबात का रिजल्ट आ चुका है। अब यहां नई हुकूमतों की तश्कील की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी रियासतों में इसी हफ्ते नई सरकार की तश्कील अमल में आएगी। इतवार को आए नतीजों के मुताबिक बंगाल में टीएमसी, आसाम में बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके, केरल में कम्युनिस्ट और पुडुचेरी में एनडीए की हुकूमत बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। असेंबली इंतखाबात में बड़ी जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार वजीर आला के ओहदा संभालेंगी, वो हलफ लेंगी। रियासत में वजीर और सीनियर टीएमसी कायद पार्थ चैटर्जी ने पीर के रोज ये जानकारी दी। टीएमसी को 214 सीटें मिली हैं। हालांकि खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से इलेक्शन हार चुकी हैं। अक्सरियत होने की वजह से टीएमसी हुकूमत बनाएगी। शाम को ममता बनर्जी ने रियासती गवर्नर से मुलाकात भी की। हालांकि 66 साल की ममता बनर्जी को फिर किसी सीट से इलेक्शन लड़ना पड़ सकता है। इससे पहले ममता ने 20 मई 2011 को पहली और 27 मई 2016 को दूसरी बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। इम्कान है कि ममता एक हफ्ते के अंदर ही बंगाल में नई हुकूमत की तश्कील भी कर लेंगी। अब बात तमिलनाडु की। यहां असेंबली इंतखाबात में एमके स्टालिन की द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम यानी डीएमके 234 में से 130 सीटें जीत चुकी हैं। पार्टी अलायंस अब तक 156 सीटों पर कामयाबी हासिल कर चुका है। अक्सरियत का जादुई आंकड़ा पार करने के बाद मंगल की शाम 6 बजे डीएमके एमएलए का इजलास रखा गया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी दुराई मुरुगन ने बताया कि पार्टी इजलास के चेन्नई में वाक़ हेडक्वार्टर्स अन्ना अरिवालयम में रखा गया है। इस इजलास में डीएमके के जो एमएलए हैं वो ऑफिशियली सरकारी तौर पर एमके स्टालिन को वजीर आला चुनेंगे। इसके बाद एमएलए के उस लेटर के सपोर्ट लेटर के साथ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को वो लेटर दिया जाएगा। एमके स्टालिन 7 मई को वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। आसाम की बात करें तो यहां असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। वजीर आला सबंद्र नंद सोनोवाल ने काफी मेहनत की थी, लेकिन अभी पार्टी के पास एक और बड़ा चेहरा है। ये चेहरा है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत कांग्रेस में रहते हुए वजीर आला नहीं बन पा रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। अब देखना यह है कि दोनों में से किसे वजीर आला बनाया जाता है। पार्टी इनमें से किसी एक को डिप्टी सीएम भी बना सकती है। 126 असेंबली सीटों वाली असम में इस बार बीजेपी अलायंस को 75 सीटें मिली हैं, मतलब 2016 से एक सीट ज्यादा। कांग्रेस को 50 सीटों से ही मुतमईन होना पड़ा। बीजेपी ने यहां असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। दूसरी जानिब कांग्रेस ने एआईयूडीएफ, बीपीएफ, सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, एजीएम और आरजेडी के साथ मिलकर अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे थे। बात अब केरला की। वजीर आला पिनाराई विजयन ने केरल में शानदार जीत हासिल करने के बाद पीर के रोज गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हुकूमत तश्कील देने को लेकर फैसला होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक वबा को देखते हुए हुकूमत की तश्कील का काम इसी हफ्ते पूरा हो जाएगा। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ ने पूरा इलेक्शन वजीर आला पिनराई विजयन की सरबराही में लड़ा था। एलडीएफ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम के साथ 12 दीगर ग्रुप्स भी शामिल हैं। एलडीएफ को यहां अक्सरियत से कहीं ज्यादा 92 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस अलायंस को 39 सीटें मिली हैं। आखिर में बात पुडुचेरी की। ये यूनियन टेरिटरी है, छोटी सी रियासत पुडुचेरी में पहली बार एनडीए की हुकूमत बनने जा रही है। यहां ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यानी एआईएनआरसी की क़यादत में बीजेपी और एआईएडीएमके ने 16 सीटों पर जीत हासिल कर मुकम्मल अक्सरियत हासिल कर ली है। इसी तरह वज़ीर आला का ओहदा एआईएनआरसी के सदर एन रंगास्वामी संभालेंगे। रंगास्वामी दूसरी बार पुडुचेरी के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। आज शाम को पार्टी के एमएलए की मीटिंग हुई। इसमें
जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसको फाइनल शेप दिया गया। यहां एआईएनआरसी को 10, बीजेपी को पहली बार 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस को 2 और डीएमके को 6 सीटें मिली हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। यहां इसी साल फरवरी में कांग्रेस की हुकूमत अक़लियत में आने से गिर गई थी, तब से यहां प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। बंगाल में जीत का परचम लहराने वाली ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हुई काउंटिंग पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ने पीर के रोज बीजेपी पर बड़े इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी हार के पीछे कई राज छिपे हुए हैं। उन्हें हराने के लिए बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा किया गया। ममता ने कहा कि उन्हें किसी ने मैसेज भेजा। मैसेज भेजने वाले को बताया गया कि नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग के वक्त डरे हुए थे। अफसरों ने कहा कि अगर हम फिर से काउंटिंग करवाते तो हमें जान का खतरा हो सकता है। ममता ने नंदीग्राम में हुई काउंटिंग पर शक जाहिर करते हुए कहा कि वहां 4 घंटे तक सर्वर डाउन रहा। इसी बीच गवर्नर भी हमें जीत की बधाई दे चुके थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर आई है। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने रीगेन बायोसाइंसेस के साथ मिलकर एक नया ड्रग मॉलिक्यूल यानी दवा ढूंढी है। इम्कान है कि दवा कोरोना वायरस पर हमला करके उसे खत्म कर सकती है। अब इसका पेटेंट कराने की तैयारी है ताकि इस पर आगे की रिसर्च की जा सके। टेक महिंद्रा के ग्लोबल हेड मैक्सस लैब निखिल मल्होत्रा का कहना है कि पेटेंट होने तक मॉलिक्यूल के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता। टेक महिंद्रा और रीगन बायोसाइंसेस रिसर्च के अमल में है। मैक्सर्स लैब टेक महिंद्रा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है। मल्होत्रा के मुताबिक मैक्सर्स लैब ने कोरोना वायरस का कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एनालिसिस शुरू किया है। इस कंप्यूटेशनल डॉकिंग और मॉडलिंग स्टेज की बुनियाद पर टेक महिंद्रा और उनके साथ जो कंपनी है उसने एफडीए से रिकग्निशन हासिल कर 8000 मॉलिक्यूल में से 10 ड्रग मॉलिक्यूल को शॉर्टलिस्ट किया। इन 10 ड्रग मॉलिक्यूल को तकनीक के जरिए फिल्टर किया, उन पर बेंगलुरु में टेस्ट किए गए। इसके बाद इनकी तादाद को 3 पर लाया गया। इसके बाद कंपनी ने एक 3D फेफड़ा तैयार कर उस पर यह टेस्ट किया। इस रिसर्च में पता चला कि एक मॉलिक्यूल रिसर्च के मुताबिक काम कर रहा है। मल्होत्रा ने कहा कि इसके बाद हमने कंप्यूटेशनल एनालिसिस पूरा किया और हमारी कंपनी ने क्लिनिकल एनालिसिस पूरा किया। उन्होंने कहा कि ये तकनीक मुस्तकबिल में दवा की डिस्कवरी के लिए रेडी टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा कि अभी इसकी जानवरों पर और स्टडी की जरूरत है, लेकिन हमें भरोसा है कि यह तकनीक बायोलॉजिकल कंप्यूटेशन में ड्रग डिस्कवरी मैकेनिज्म में कमी लाएगी। हम इसकी एफिकेसी की जांच के लिए और स्टडी कर रहे हैं। मल्होत्रा ने कहा कि पूरी दुनिया में कई दवाओं पर ट्रायल चल रहा है। अभी लोग जानलेवा कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए सिर्फ वैक्सीन पर मुनहसर हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे यानी इतवार के रोज की अगर बात करें तो थोड़ा वो राहत भरा रहा। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 6,79,900 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 9,957 लोगों की जान भी गई। सबसे ज्यादा मामले हिंदुस्तान में आए। यहां बीते दिन 3,70,000 कोरोना के मामले आए। इसके बाद अमेरिका में 30,701 और ब्राजील में 28,935 मामले सामने आए। रोजाना होने वाली अमवात के मामले में भी हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे निकल गया। बीते दिन यहां 3,422 अमवात रिकॉर्ड की गई। इसके बाद ब्राजील का नंबर आता है जहां कोरोना की वजह से 1,210 लोगों की जान गई। उधर ब्रिटेन ने हिंदुस्तान की मदद के लिए 1,000 वेंटिलेटर और भेजने का फैसला किया है। इससे पहले ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते 200 वेंटिलेटर और 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे थे। दुनिया में कोरोना के अब तक 15 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 32 लाख 16 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 करोड़ 14 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 94 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 करोड़ 99 लाख 19,715 हो गई। मतलब
आज ये आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो जाएगा। हिंदुस्तान ऐसा दूसरा मुल्क होगा जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके होंगे। अमेरिका में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 38 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं। पिछले 2 दिनों से नए मरीजों के आंकड़े में गिरावट दर्ज हो रही है। इतवार के रोज मुल्क में 3,69,942 मरीज सामने आए। 2,99,800 लोग ठीक हुए। जुमे को मुल्क में रिकॉर्ड 4,02,014 लोग मुतासिर पाए गए थे, जो हफ्ते को घटकर 3,92,459 हो गए। सबसे ज्यादा अमवात वाले मुल्कों में हिंदुस्तान मेक्सिको को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया। अब यहां अब तक 2,18,945 लोग दम तोड़ चुके हैं। इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां 5,92,00,000 और ब्राजील में 4,07,000 अमवात हो चुकी हैं। चौथे नंबर पर पहुंचे मेक्सिको में अब तक 2,17,000 अमवात दर्ज की गई हैं। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने पीर के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुल्क में कोरोना की हालात पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुल्क में 12 रियासतें ऐसी हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज़्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं, और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहाँ यह जरूरी है कि जहां पर केसेस ज़्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे, और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें, क्योंकि नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे, जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। इसी तरीके से अगर हम सैंपल केस पॉजिटिविटी, जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें कितने पॉजिटिव आए, और उसको एनालाइज करके देखें तो पाते हैं कि 22 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि काफी प्रांत ऐसे हैं जहां पर 15% से अधिक पॉजिटिविटी है। 5 से 15% केस पॉजिटिविटी वाली 9 स्टेट्स हैं, और लेस देन 5% पॉजिटिविटी वाली 5 स्टेट्स हैं। अगर हम इसी डेटा को फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि कुछ अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग, या कुछ हद तक हम 1-2 स्टेट्स में ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन डेली न्यू केसेस नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जहां 15,500 के करीब केसेस आ रहे थे, अब 14,900 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। दिल्ली जहां पर कि 25,200 के करीब केसेस आते थे, वह करीब 24,000, यानी कि कुछ अर्ली प्लेटोइंग साइंस अभी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो पाते हैं 13,000 की बजाय 12,800। महाराष्ट्र में 65,000 की जो पीक थी उससे कम होते हुए अभी 62,000 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एक रिडक्शन देखा जा रहा है। प्लेटोइंग ऑफ केसेस का जो एक अनुमान हम पंजाब में लगा पा रहे हैं, इसी तरह तेलंगाना में भी प्लेटोइंग ऑब्जर्व हो रही है। अर्ली सिग्नल्स ऑफ प्लेटोइंग उत्तर प्रदेश में भी दिखते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि केसेस प्लेटो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के स्थाई पर कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट बने रहें, ताकि जो ये गेन्स प्रिज्यूमेबली हमें दिख रहे हैं उन गेन्स को हम प्रिजर्व कर सकें, उन गेन्स के हिसाब से केसेस को और कम कर। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीट पीजी के इम्तिहानात को अगले 4 महीनों के लिए टाल दिया गया। मुल्क में कोरोना वबा की वजह से जो हालात बने हैं उनको देखते हुए मेडिकल स्टाफ की तादाद बढ़ाने के मकसद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया। इस बारे में पीर के रोज पीएमओ ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। वहीं वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एग्जाम होने से 1 महीना पहले स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि उन्हें तैयारियों के लिए वक्त मिल सके। मरकजी हुकूमत ने इस मसले पर रियासतों को भी लेटर लिखा। मरकज ने कहा कि रियासतें और यूनियन टेरिटरीज, वहां की हुकूमतें हर नीट पीजी कैंडिडेट तक पहुंचने की कोशिश करें और ज़रूरत के इस वक्त में उन्हें कोविड वर्कफोर्स में शामिल करने के लिए राजी करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुल्क में कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल स्टाफ की बढ़ती ज़रूरत पर रिव्यू किया था। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए थे। इसके तहत एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की ड्यूटी कोरोना के हल्के अलामत वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए लगाई जाएगी। वहीं बीएससी नर्सिंग जीएनएन पास नर्सों की खिदमत सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में फुल टाइम नर्सिंग के लिए ली जाएंगी।
तेलंगाना में कोविड-19 के 5,695 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,56,485 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,417 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 49 अमवात हुई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 6,206 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,73,933 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 80,135 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 58,742 कोविड-19 के टेस्ट किए गए, ताहम 3,945 टेस्टों की रिपोर्ट का इंतजार है। बहसीत मजमूई 1,31,00,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 1,352 नए मामला दर्ज किए गए। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। कर्नाटक के जिले चामराजनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 मरीजों की मौत हो गई। चामराजनगर के डिप्टी कमिश्नर रवि ने कहा कि उनमें से 23 मरीजों की मौत सरकारी अस्पतालों में हुई, जबकि एक मरीज ने प्राइवेट हॉस्पिटल में दम तोड़ा। उन्होंने बताया कि मरीजों की मौत इतवार की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे के दरमियान हुई। इसके अलावा 11 दीगर मरीजों की मौत दीगर संगीन बीमारियों के सबब होने की रिपोर्टें सामने आई। डिप्टी कमिश्नर रवि ने कहा कि जिन मरीजों की मौत हुई है वो तमाम वेंटिलेटर्स पर थे। उन्होंने कहा कि उन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, ये जरूरी नहीं है। चामराजनगर में कोरोना मरीजों की मौत के बाद गर्दोनवा के इलाकों में ऑक्सीजन की कमी के ताल्लुक से खौफ व हुरास फैल गया है। उन्होंने बताया कि इतवार से पीर की सुबह तक 24 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हम ये नहीं कहते कि सबकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ 2 ಅವರ್ ಇಂದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ कांग्रेस रहनुमा और साबिक सदर राहुल गांधी ने कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 मरीजों की मौत पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा है कि वो मरे या उन्हें मारा गया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि उनके अहले खाना से मेरी ताज़ियत, सिस्टम को जगाने से कबल कितना दुख। आइए हम आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 मरीजों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत को इसके लिए तनकीद का निशाना बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि मीडिया को अदालतों में ज़बानी तबसरे की रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह अदालती अमल और अवामी मफाद में है। साथ ही अदालतों के सख्त तबसरे को कड़वी दवा के घूंट के तौर पर लिया जाना चाहिए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के हालिया रिमार्क्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स किए। अदालत ने इस केस में फैसला भी महफूज कर लिया।
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में रिमार्क्स दिए थे कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन खुद जिम्मेदार है और उसके अफसरान को कत्ल के इल्जाम में कानूनी चाराजोई की जानी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम समझते हैं कि आप कत्ल के इल्जाम से परेशान हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं इस तरह के रिमार्क्स नहीं देता, लेकिन लोगों के हुकूक के तहफ्फुज में हाईकोर्ट का बड़ा किरदार है। जस्टिस शाह ने कहा कि हाईकोर्ट का तबसरा इसी तरह लिया जाना चाहिए जिस तरह किसी डॉक्टर की कड़वी दवा ली जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की खबरें न्यूज चैनलों पर नशर करने पर रोक से मुतालिक अर्जी पीर को खारिज कर दी। ललित वालीचा ने अदालत में एक अर्जी पेश करके कहा था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब से आई है तब से न्यूज चैनल्स आर्टिकल और दीगर प्रोग्रामों के जरिए बहुत मनफी तस्वीर और खबरें निहायत गैर जिम्मेदाराना तरीके से नशर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस DN पाटिल और जज जसमीत ने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से होने वाली अमवात की मालूमात देना मनफी खबरें नहीं हैं। इसके बाद दोनों ने यह अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब खबरें सही होंगी उन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय कमीशन की चेयरपर्सन उर्सुला वन देर लायन के साथ आज टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों कायदीन ने कोविड-19 की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान की कोशिशों समेत हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया। मोदी ने कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई में फौरी तौर पर ताउन के लिए यूरोपीय यूनियन और उसके अराकीन ममालिक की तारीफ की। दोनों कायदीन ने इस बात का जिक्र किया कि गुज़िश्ता बरस जुलाई में हुए हिंद यूरोपीय यूनियन की छोटी कॉन्फ्रेंस के बाद से आपसी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में नए सिरे से तेजी आई है। दोनों कायदीन ने इस पर रजामंदी जाहिर की कि हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन के लीडरों का आइंदा 8 तारीख को वर्चुअल तरीके से होने वाला इजलास हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के माबीन पहले से ही कसीरुल जहती ताल्लुकात को नए सिरे से रफ्तार फराहम करने का एक अहम मौका होगा। हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन के कायदीन की यह मीटिंग यूरोपीय यूनियन +27 के फॉर्मेट में होने वाली पहली मीटिंग होगी और इससे हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन के माबीन स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए दोनों फरीकैन की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने होम आइसोलेशन निज़ाम को मजीद मजबूत करने के मकसद से आज जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें हुकाम को होम आइसोलेशन को मजीद मौसर बनाने की हिदायत दी। केजरीवाल ने हिदायत दी कि दिल्ली में यौमिया हो रही कोरोना जांच का वाज़े रिकॉर्ड रखा जाए। रिकॉर्ड्स में यह वाज़े किया जाए कि कितने लोग अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं और कितने लोग होम आइसोलेशन में घर पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों के पास हर हाल में 24 घंटे के अंदर डॉक्टर की कॉल जानी चाहिए ताकि उनकी काउंसलिंग जल्द शुरू की जा सके। साथ ही जिन मरीजों के पास ऑक्सीमीटर नहीं है उन्हें किट के साथ ऑक्सीमीटर भी फौरी तौर पर मुहैया कराया जाए। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान हिंदुस्तान को दुनिया के 40 से ज्यादा ममालिक से ऑक्सीजन और कोरोना की दवाएं मौसूल हुई हैं। इसके बावजूद मुल्क में लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं, इसीलिए बैरूनी इमदाद की तफसीलात मुल्क के सामने पेश की जानी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने पीर के रोज एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका, बरतानिया, रूस, सऊदी अरब जैसे 40 बड़े ममालिक की तरफ से इस आलमी वबा से निपटने के लिए हिंदुस्तान को बड़ी तादाद में मदद मिल रही है। उनमें कोरोना वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तैयार करने वाले प्लांट तक शामिल है। उन्होंने कहा कि बैरूनी मदद के बावजूद हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत है और वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से टीकाकारी नहीं हो रही है। ऑक्सीजन दे सकते 8 वर्ल्ड क्लास ऑक्सीजन प्लांट जो 8 भारत के बड़े अस्पतालों को 10 साल के लिए ऑक्सीजन के लिए स्वावलंबी बना दे, वो आए। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज है। 1.5 लाख स्पुतनिक वैक्सीन रशिया से 1 मई को आई। 22 टन का मेडिकल राहत सामग्री रशिया से आई, जिसमें 20 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट, ऑक्सीजन बनाने की यूनिट्स हैं, 75 वेंटिलेटर्स हैं और 2 लाख पैकेट दवाइयों के, जो कोविड की दवाइयां हैं। 30 बड़े ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थाईलैंड से आए। 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, जिसमें 250 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो सिंगापुर से आए। रोमानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर आए।
इंग्लैंड से, यूके से 485 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आए, 200 वेंटिलेटर आए और कुल मिलाकर 1000 वेंटिलेटर आएंगे। 700 यूनिट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 365 वेंटिलेटर आयरलैंड से आए शुक्रवार को। 120 वेंटिलेटर शनिवार की मध्यरात्रि को जर्मनी से आए। 200 बड़े ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मॉरिशस से आए। और भी देश हैं, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जो राहत सामग्री भेज रहे हैं। निजी वॉलमार्ट, गूगल, ये तमाम अपने अपना जो भेज सकते हैं अपनी राहत सामग्री, वो भारत को भेज रहे हैं। इसके बावजूद अगर दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और आज कर्नाटका में अस्पतालों में मरीजों की जान चली जाए ऑक्सीजन की कमी में, तो हम और पूरा देश आहत है, मर्माहत है। हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आपसे, आपको रोज इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हिंदुस्तान आइन ने प्रेस की आज़ादी को बुनियादी हुकूक के ज़मरे में रखा है, जिसका हमने एहतराम किया। जावड़ेकर ने पीर को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि सिर्फ इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के राज में प्रेस की आज़ादी पर लगाम लगाने की कोशिश की गई थी। प्रेस की आज़ादी हमेशा कायम रहे। सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन ने माह सियाम के तीसरे और आखिरी अशरे के मौके पर हरम मक्की और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन, नमाजियों और मोतमरीन की सहूलत के लिए शायान शान इंतजामात किए हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हरम मक्की में नमाजियों और मोतमरीन की मदद के लिए 7000 से ज़ायद रज़ाकारों पर मुश्तमिल अमला तैनात किया जाएगा। मस्जिद हराम में तकनीकी और सर्विसेज उमूर की एजेंसी की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि रमज़ानुल मुबारक के तीसरे और आखिरी अशरे के दौरान नमाजियों और ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात का मकसद अल्लाह के मेहमानों को अपनी इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत और आराम फराहम करना है। एजेंसी ने अपने मरबूत वर्क सिस्टम के जरिए पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। यह मरबूत सिस्टम 24 घंटे की बुनियाद पर ज़ायरीन और मोतमरीन की मदद करेगा। ज़ायरीन के लिए वज़ा करदा नए प्लान के तहत हरम मक्की में बाकायदगी के साथ जरासीम कुश स्प्रे का छिड़काव, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, ऑपरेशन नकलो हमल और ट्रांसपोर्ट को तेज़ करना शामिल है। इस मौके पर मस्जिद हराम में दाखिले और बाहर निकलने के लिए मखसूस दरवाजे खुले रहने के भी इंतजाम किए गए हैं। माजूर और खुसूसी अफराद के लिए अलग से रास्ते और ट्रैक मुकर्रर हैं। इफ्तारी और सहरी के औकात में मुतमरीन को सहने मुताफ मस्जिद हराम के सहन और दीगर मकामात पर आब जमजम की बोतलें फराहम की जाएंगी। मस्जिद हराम में नमाजियों और मुतमरीन की सहूलत के लिए टेक्निकल एंड सर्विस एजेंसी ने दूसरे रियासती इदारों, बिलखुसूस सिक्योरिटी इदारों और महकमे सेहत के साथ मिलकर मुश्तरका एक्शन प्लान तैयार किया है। वबा के पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ज़ायरीन और नमाजियों की सहूलत की सेहत को यकीनी बनाने के लिए SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाएगा। हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर के इदारे के सरबराह अल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने एक बयान में तमाम ज़ैली एजेंसियों को ताकीद की है कि वह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हरम मक्की में आने वाले नमाजियों और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें ताकि वो माह मुक़द्दस में उम्रे की अदायगी के साथ दीगर इबादत को आसानी और सुकून के साथ अदा कर सके। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोरोना के चलते पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL रद्द करनी पड़ी थी, उसी तरह BCCI को भी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव आने के बाद पीर के रोज IPL में कोलकाता और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स का मैच टालना पड़ा है। पाकिस्तान में इसी साल फरवरी में PSL शुरू हुई थी, लेकिन 6 प्लेयर्स समेत 8 लोग मुतासिर हो गए। 14 मैचों के बाद मार्च में इसे रद्द कर दिया गया। अब ये लोग जून में ये लीग पूरी करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह IPL में अब तक 7 खिलाड़ी पॉजिटिव हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी समेत 2 स्टाफर भी पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा किंग्स 11 पंजाब के भी एक खिलाड़ी की पॉजिटिव होने की खबर है। IPL में शुरुआत से लेकर अब तक 7 खिलाड़ी मुतासिर हो चुके हैं। पीर के रोज KKR के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर
के पॉजिटिव होने की तस्दीक हुई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।